हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरलेस एरा। तो आज फिर से हम फ्रेंड्स बेसिक सिग्नल सिस्टम के वन शॉट को लेकर आ गए हैं। तो इस वन शॉट में फ्रेंड्स हमने बीएसएस के चैप्टर 2 को कवर किया है। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो चुका है और काफ़ी बच्चों ने बीएसएस के आगे सीरीज़ जो है मतलब बीएसएस के वन शॉट को लेके क्वेश्चन पूछा था कि सर बीएसएस के आगे आप वन शॉट लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो एक्चुअली मुझे डिले हो गया था इसका पीपीटी बनाने में, तो मैंने फिलहाल इसका पीपीटी तैयार किया है और उसका वन शॉट मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगा। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो कि आपके AQ सेमेस्टर में पूछे जाएंगे, और कुछ मैंने इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के उस पर क्वेश्चन और जो उनके प्रॉपर्टीज़ पे जो एप्लीकेशंस होते हैं उन सबको भी मैंने इसमें कराया है। तो आइए देखते हैं पहले कि बेसिक सिग्नल सिस्टम के चैप्टर 2 के जो कंटेंट है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कंटेंट आप देख सकते हैं, कंटेंट इसमें ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। हमें चैप्टर 2 में बस ये देखना है कि हमें फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये दो मेन चीज़ें हम लोग को देखनी है, इनके प्रॉपर्टीज़, इनके एप्लीकेशन हम नेटवर्क पे कैसे अप्लाई करते हैं। और जैसा कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बीएसएस के जो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक टाइम कंटिन्यूस फंक्शन होता है जो कि टी डिपेंडेंट होता है, और एक नॉन कंटिन्यूस होता है जो कि इंपल्स के फॉर्म में आपने देखा था उसमें, जिसको हम एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूस टाइम फंक्शंस। तो इन दोनों टाइप के फंक्शंस पे फ्रेंड्स हम लोग अप्लाई करेंगे फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म, और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और इनके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम मेंशन है। पहला टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, फोरियर फॉर्म एंड सिमेट्रिक फॉर्म, और कुछ इसके क्या कह सकते हैं कि टॉपिक है जिसको कहते हैं सैम्पलिंग थ्योरम, जो कि मैंने एकदम एंड में बताया है। इसको फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये शायद 21 में एक ही बार पूछा गया था। हालांकि इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनालॉग एंड डिजिटल में आगे आपको ये टॉपिक मतलब सैम्पलिंग थ्योरम आएगा जरूर। तो अगर आप इस बार इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको मान के चलिए कि ये टॉपिक थोड़ा आसान हो जाएगा आपके क्या कहते हैं थर्ड सेमेस्टर में, जो एनालॉग एंड डिजिटल में सैम्पलिंग थ्योरम आएगा। तो अगर आप इसको पहले से पढ़ लेते हैं तो एक तरीके से आपका तैयार हो जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। बाकी डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं DTFS यानी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इन दोनों का फुल फॉर्म ये होता है। तो इनके बारे में भी देखेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन देखेंगे, और डिस्क्रीट टाइम की फोरियर सीरीज कैसे अप्लाई होता है और फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई होता है, उसका फॉर्मुला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, प्लस प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन कुछ दिए हुए हैं, तो वो सब देखेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंटेंट के पहले स्लाइड से। तो फोरियर सीरीज क्या होता है? तो बेसिकली फोरियर सीरीज क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन ft ओवर अ इंटरवल let's say 0, t by a linear combination of set of infinite number of mutual orthogonal function is called Fourier series representation। तो Fourier series के रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड्स तीन तरह से होते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तीसरा क्या है Fourier सीरीज यानी कि पोलर Fourier रिप्रेजेंटेशन, यानी कि तीन फॉर्म में होते हैं। और Fourier सीरीज होता क्या है इसका एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा दूँ नीचे। तो एक्चुअली Fourier सीरीज क्या होता है, Fourier सीरीज का यूज़ करके फ्रेंड्स हम तो बेसिकली Fourier सीरीज एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है जिसमें हम टाइम वेरिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वो तीन तरीके से रिप्रेजेंट होता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, या फिर पोलर फॉर्म में हो। अब वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको आइए देख लेते हैं एक बार। तो पहला आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, तो जिसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कोई ft अगर आप फंक्शन लेते हैं टाइम वेरिंग फंक्शन, और उसको अगर आप फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो उसको पहले इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट है a0 एंड यहाँ पे कंपोनेंट है an एंड bn, और बाकी आपके कॉस एंड साइन के वैल्यूज़ हैं। तो जो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं a0 an एंड bn आप देख सकते हैं, तो उनका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है। a0 का ये होता है, an का एंड bn का। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा फोरियर सीरीज के फॉर्म में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और उसमें याद किया रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में पूछ रहा है या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में या फिर पोलर फॉर्म में। मैक्सिमम केस में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में पूछता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूला को आपने पढ़ रखा होगा, इस पर क्वेश्चन में अगर हो सके तो शॉर्ट वीडियो बना के कभी करा दूंगा। फिलहाल आप इसके फॉर्मूले को देख सकते हैं। इसका जो a0 है, पहला फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, a0 जिसका लिमिट रेंजेस फ्रॉम t0 प्लस टी टाइम टू t0, यानी कि t0 से t0 प्लस टी टाइम वेरी करता है, एंड फंक्शन इज गिवन एज ft dt। तो सिमिलरली आप a0 का देख लिए, उसी हिसाब से आप an का देख सकते हैं, bn का देख सकते हैं। अगर आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के फॉर्म में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जिनमें कंपोनेंट्स को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल के केस में अगर आपको फोरियर सीरीज को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जिसमें जो c0 कोफिशिएंट है उसको निकालने के लिए आप ये इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली cn के लिए एंड सिमिलरली c माइनस n के लिए। इसकी फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं अगर हो सके तो इस पर क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तो आप उसको एक शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये एप्लीकेबल कहाँ होता है ये देख लेते हैं। फोरियर सीरीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द पीरियोडिक सिग्नल, यानी कि फोरियर सीरीज जो है वो टाइम कंटिन्यूस सिग्नल के लिए कह सकते हैं वो अप्लाई होता ही होता है, प्लस पीरियोडिक सिग्नल यानी कि ऐसे सिग्नल्स जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम में वो वेरी करते रहते हैं, यानी कि उनका एक पीरियड होता है। फोरियर सीरीज ऑलवेज जनरेट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इफ इनपुट सिग्नल इज कंटिन्यूअस टाइम देन स्पेक्ट्रम ऑलवेज ए पीरियोडिक, यानी कि फोरियर सीरीज क्या करता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। अगर उसका इनपुट सिग्नल कंटिन्यूअस हो तो स्पेक्ट्रम हरदम ए पीरियोडिक ही जनरेट हमको मिलेगा, यानी कि अगर आप उसमें कंटिन्यूअस सिग्नल देते हैं तो हमें जो फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो ए पीरियोडिक या डिस्क्रीट पैटर्न फॉलो करेगा। तो इसको मैंने सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम से यहाँ पे बता दिया है।
अगर आप एक कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल देते हैं और उसको अगर आप फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक डिस्क्रीट पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा या फिर अपीरियोडिक नेचर को शो करता है। तो सिमिलरली आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लाने का क्या कारण था? जो फोरियर सीरीज के ड्रॉबैक्स थे उसको इंप्रूव करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म लाया गया। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू पीरियोडिक सिग्नल्स एंड देयर आर सम नेचुरल प्रोड्यूस सिग्नल सच एज नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक। यानी कि जो फोरियर सीरीज था वो सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल पे एप्लीकेबल था, बट जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उन पे लागू नहीं हो पा रहा था। तो टू ओवरकम दी शॉर्ट कमिंग्स, फोरियर यानी कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया मैथमेटिकल मॉडल टू ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स बिटवीन टाइम और स्पेशियल डोमेन्स टू फ्रीक्वेंसी डोमेन और वाइस वर्सा, विच इज कॉल्ड एज फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी कि उसको नॉन पीरियड सिग्नल को अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे फोरियर सीरीज के एक्सपेंशन से, तो नॉन पीरियड सिग्नल के लिए जो फोरियर साइंटिस्ट थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका पूरा नाम था जीन जोसेफ बैप्टिस्टे फोरियर। तो इन्होंने दो फॉर्मूला दिया था, पीरियोडिक के लिए फोरियर सीरीज था एंड नॉन पीरियोडिक के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम मैक्सिमम केस में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखा गया जो कि फोरियर ने दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग डोमेन, एनालिसिस ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, रेडार्स, एस्ट्रोनॉमी एंड सिग्नल प्रोसेसिंग एटसेट्रा। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन होता है, यानी कि किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन को, जैसे कि फंक्शन एफ टी मान लीजिए आपने लिया, इसको हम एक फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी कि एस डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से। यानी कि टाइम टू हम फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसका फॉर्मूला ये रहा, एफ एस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यानी कि बेसिक फॉर्मूला यही होता है, इसको आप देख लीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन पे तो आप इस फॉर्मूला यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये अप्लाई होता है। सिमिलरली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी सच एज इफ यू टेक अ फंक्शन एक्स ऑफ टी एंड इफ यू अप्लाई द फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो जो टाइम डोमेन फंक्शन था वो ओमेगा डोमेन बन गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में बन गया। सिमिलरली वी अप्लाई वाई ऑफ टी एंड वी कन्वर्ट द डोमेन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। देन लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ए एक्स टी प्लस बी वाई ऑफ टी वी अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म विल गिव्स ए एक्स ओमेगा प्लस बी वाई ऑफ ओमेगा। यानी कि अगर आप इन दोनों के यूज से एक फंक्शन जनरेट करते हैं, लेट्स से एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी एंड ए बी आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव फंक्शन। तो यानी कि अगर आप इस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक लीनियर तरीके से अप्लाई होगा, यानी कि कांस्टेंट अपनी जगह रहेंगे, जो एक्स ऑफ टी था वो चेंज हो जाएगा ए इंटू एक्स ऑफ ओमेगा, एंड सिमिलरली जो बी वाई ऑफ टी था वो चेंज हो जाएगा बी वाई ऑफ ओमेगा। यानी कि लीनियरिटी प्रॉपर्टीज हो करते हैं। अगर आप किसी एक फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरे पे आप अप्लाई करेंगे तो उसी प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में अगर हमको शिफ्ट लाना है तो उसके लिए हमको टाइम डोमेन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के लिए आप यहाँ प्रॉपर्टी देख सकते हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, वेयर ओमेगा नॉट इज द लेट्स से सम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद सम फंक्शन एक्स ऑफ टी, देन अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं सो यू विल गेट अ फ्रीक्वेंसी चेंज विच यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी वहाँ पे। कितने की? पहले तो एक्स ऑफ ओमेगा था, बट जब आपने ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंट्रोड्यूस किया, लेट्स से ई टू द पावर जे ओमेगा टी जब आपने इंट्रोड्यूस किया और आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया उसका, तो एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो गई जिसको ओमेगा नॉट टी से हम डिनोट करते हैं। यानी कि वो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी सिस्टम का बिहेवियर होता है वो माइनस ओमेगा टी टाइम्स कम हो गया। सिमिलरली टाइम शिफ्टिंग, इफ यू शिफ्ट द टाइम एट द टाइम डोमेन देन देयर विल बी अ शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड दैट शिफ्ट इज गिवन बाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टी नॉट वैल्यू चेंज हुई है। यानी कि अगर टाइम आप टी नॉट शिफ्ट करेंगे एट द टाइम डोमेन तो आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो चेंजेस होंगे उसमें ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा जो है वो जैसे का तैसे रहेगा, बट आपका जो टी नॉट है, जितना टाइम्स आपने टाइम डोमेन को शिफ्ट किया है उतने टाइम्स आपका टी नॉट यहाँ पे चलाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरी कराना है, जो कि राइट साइड जब आप एस डोमेन में जाएंगे तो उतने टाइम्स फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाएगी, एंड इन टाइम डोमेन जितना टाइम्स आप उसको यहाँ माइनस कर रहे हैं उसके नेगेटिव टाइम्स वो एस डोमेन में आपको दिखेगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। एंड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होता है? टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट if you reverse the time at the time domain, let's say you have made that x of t, you have made it x of minus t, then applying the Fourier transform you will get a time reversal property in the phase what you can say that कि जैसे कि आपने यहाँ पे टाइम रिवर्सल किया अपने टाइम डोमेन में, तो ठीक उसी प्रकार से आपका फेज रिवर्सल भी हो जाता है एट एस डोमेन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इस पर क्वेश्चन जो फ्रेम होगा आपको पूछेगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है, उसका आपको बेसिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन पूछेगा और कुछ प्रॉपर्टीज पूछेगा। हो सके तो आगे मैं क्वेश्चन बताया हूँ, कुछ क्वेश्चन में पूछता है कि अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म टू दिस फंक्शंस, तो उसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ता है और वो भी शोकेस करना पड़ता है।
तो आगे मैं उसको बता दूंगा। फिलहाल देखिए कि क्या होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इफ़ यू डिफरेंशिएट द एक्स ऑफ टी एट द लेफ्ट हैंड साइड देन देयर विल बी कंपोनेंट जी ओमेगा इंट्रोड्यूस एट राइट साइड। सिमिलरली जितने बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे राइट साइड इन द टाइम डोमेन उतने टाइम जी ओमेगा का मल्टीप्लाई होगा एट द एस डोमेन। एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होगा, जितने बार इंटीग्रेट आप करेंगे राइट साइड आई मीन लेफ्ट हैंड साइड एट द टाइम डोमेन उतने 1 अपॉन टाइम्स जी ओमेगा इंट्रोड्यूस होगा एट द फ्रीक्वेंसी डोमेन साइड। यानी कि एन टाइम्स आपने इंटीग्रेट किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 अपॉन जी ओमेगा एन टाइम्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और जो फंक्शन होगा बेसिकली उसमें वो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन आ जाएगा प्लस 1 अपॉन जी ओमेगा एन टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, हालांकि इनका प्रूविंग भी कभी कभार पूछता है, तो प्रूविंग मैं इस वीडियो में तो नहीं ला पाया हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है ऑब्वियसली, तो लेंदी ना हो इसलिए मैंने सब कुछ शॉर्ट रखा है। अगर आप समराइज़ कर रहे हैं तो ये पीपीटी आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा, बट आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं अलग वीडियो एक बना दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की प्रूविंग। तो फिलहाल मैं इसको वन शॉट की तरह लेके चल रहा हूँ, तो इसको वन शॉट की तरह रहने देते हैं। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो एक सिंबल देख रहे हैं आप एस्टेरिक करके, इसको कन्वोल्यूशन बोलते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन इज शोन बाय अ डॉट। तो अगर आप किसी भी फंक्शन का लेट से आप एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी ऑफ करते हैं, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म में वो किसके बराबर होता है, वो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है उसके कन्वोल्यूशन के बराबर होता है, वाई ऑफ ओमेगा। हियर आई हैव टुक द वैल्यू एज एक्स ऑफ टी, तो मैंने उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो वो टाइम डोमेन में उसको एक्स ऑफ ओमेगा कहेंगे। सिमिलरली वाई ऑफ ओमेगा, अगर आप इन दोनों का फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस पर फूरियर अप्लाई करते हैं तो उनसे जो फंक्शन जनरेट होगा उसको कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमिलरली कन्वोल्यूशन का इन्वर्स कन्वोल्यूशन आप कह सकते हैं एक तरीके से। आप अगर दो फंक्शन पे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लेट्स से एक्स ऑफ टी एस्टेरिक वाई ऑफ टी, तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म इनका बनेगा एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लिकेशन वाई ऑफ ओमेगा, यानी कि उल्टा हो गया। जो पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे टाइम डोमेन में तो आपको जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन फॉर्म में मिल रहा था, अब आप कन्वोल्यूशन फॉर्म टाइम डोमेन में लेंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसमें 1/2 पाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। यानी कि अब आपको जो फंक्शन है एक्स ऑफ ओमेगा एंड वाई ऑफ ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी देख ली है। अब आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड सिग्नल कुछ होते हैं जिनपे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिक फॉर्मूला इन सब के आपको याद होने चाहिए। एक्चुअली फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल का पूछता है तो उसकी फॉर्मूला एक्चुअली हमको बेसिक जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं उनकी फॉर्मूला हमें ऑलरेडी रिमेंबर रहने चाहिए। तो कुछ एसेंशियल फंक्शंस जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल साइडेड एंड डबल साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख सकते हैं। सिंगल साइडेड समझ गए होंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो ग्राफ में एक सिंगल साइड ऑक्यूपाई करता है, एंड डबल साइड में आप देख सकते हैं वो दोनों साइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो सिंगल साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फॉर्मूला आई मीन जो फंक्शन होता है e to the power माइनस a ऑफ t इंटू u ऑफ t, वेयर u इज द यूनिट स्टेप फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट फंक्शन डिफाइंड है जिसकी वैल्यू 1 होगी फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। सिमिलरली इसमें देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई हुआ है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। जो फंक्शन आप उसको लीजिए फिर उसको इंटीग्रेट करिए कहाँ से, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, देन पुट e to the power माइनस j ओमेगा t एंड इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिमिलरली आपको जो फंक्शन में इसके बाद जो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन आपको मिलेगी एस डोमेन के फॉर्म में, जिसको आप ओमेगा या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल हम ओमेगा से लेके चलेंगे इसे। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस फंक्शन को लिया, सिंगल साइडेड फंक्शन को हमने यहाँ पुट किया, आप देख सकते हैं सिंगल साइडेड फंक्शन को पुट किया हमने e to the power माइनस at इंटू यू ऑफ टी e to the power माइनस j ओमेगा टी dt। अब यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइंड होता है फॉर t ग्रेटर देन 0 जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से लिमिट आप देख सकते हैं लिमिट हमने 0 टू इन्फिनाइट तक लिया है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पे यूनिट स्टेप की वैल्यू 1 हो गई, इसीलिए यू ऑफ टी गायब हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई है। देन e to the power माइनस at एंड e to the power माइनस j ओमेगा टी हम क्या करेंगे, कॉमन लेके उसकी पावर को एक साथ लिख लेंगे। फिर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं उसे इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1/a प्लस j ओमेगा, यानी कि सिंगल साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगा यहाँ पे है वो 1/a प्लस j ओमेगा। सिमिलरली इन सबको अगर आप डिराइव कर सकें तो कर लीजिए, अच्छे से याद रहेगा। एंड सिमिलरली डबल साइडेड की फॉर्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या समझने वाली चीज़ ये है कि हमें वहाँ पे मॉड ऑफ टी नहीं था, यहाँ पे हमें मॉड ऑफ टी मिल गया। तो मॉड ऑफ टी रिप्रेजेंट करता है कि वो माइनस ऑफ टी एंड व्हाट यू कैन से इज प्लस ऑफ टी, मतलब दोनों साइड के लिए डिफाइंड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इट विल जनरेट बोथ वैल्यूज फॉर टी लेस देन इक्वल टू 0 एज वेल एज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिमिलरली हम यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे जहाँ पे e to the power माइनस a मॉड टी का हम एक्स ऑफ टी में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ मिल गया। उसकी लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि पहले हम नेगेटिव रियल एक्सिस के लिए निकालेंगे दैट इज माइनस इन्फिनाइट टू 0 एंड फिर पॉजिटिव रियल एक्सिस के लिए जो कि 0 टू इन्फिनाइट के लिए निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दो इक्वेशन आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप देखते रहिए, मैं समझाते जा रहा हूँ। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आप देख के कुछ तो समझ सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो सिमिलरली हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और जो e to the power माइनस at एंड e to the power माइनस j ओमेगा टी का कंपोनेंट था उसको हमने एक साथ ले लिया है यहाँ पे। सिमिलरली हम इसे
फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट यहाँ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों कंपोनेंट पे हम फिर लिमिट जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल विल अप्लाई फॉर माइनस इन्फिनाइट टू जीरो, जो कि इसमें अप्लाई होगा, एंड सेकंड जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनाइट, तो इसमें अप्लाई होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको जो लास्ट में स्टेटमेंट मिलेगी वो आपको मिलेगी ये, यानी कि फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डबली साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हैं तो उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ सुनिए और आप उसको ही नोट डाउन कर लीजिए, 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डबली साइडेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सिंगल साइडेड और डबल साइडेड का आप देख लीजिए फाइनल एक्सप्रेशन। सिंगल साइडेड में क्या था 1/a प्लस j ओमेगा था, एंड डबल साइडेड में क्या है 2a/a² प्लस a² प्लस ओमेगा स्क्वायर है। डबल साइड में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि स्क्वायर टर्म आ गया नीचे, यहाँ पे कोई स्क्वायर टर्म नहीं था। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंपल्स फंक्शन का देखते हैं कि क्या फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो इंपल्स फंक्शन हम देखते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होता है और उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि उसका एरिया जो भी एरिया होता है 1 ही होता है। तो सिमिलरली एक्स ऑफ t को हम डेल ऑफ t पुट करेंगे यहाँ पे और उसका लिमिट माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट ही रहेगा। एक्चुअली इट इज डिफाइंड फॉर ओनली t इज इक्वल टू 0 वैल्यू, सो वी कैन लेट इट राइट एज, यानी कि हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होगी एट t इज इक्वल टू 0। लिमिट हटा के हम ये बात लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास कंपोनेंट कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास सिंपली बचेगा क्या 1 बचेगा। दैट्स वाई जो डेल्टा फंक्शन होता है उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म में 1 मिलता है, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अदर वैल्यूज एक्सेप्ट एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 ही हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप e के पावर में माइनस j ओमेगा t की वैल्यू में अगर आप t के जगह पे 0 पुट करते हैं तो n की पावर 0 इज ऑब्वियसली 1। तो इसी वजह से एक तो हमारा डेल्टा फंक्शन का भी वैल्यू 1 है और साथ में इसका भी हमारा वैल्यू 1 है। सो ओवरऑल हमने इसका रिप्रेजेंटेशन 1 से लिख के छोड़ दिया है। तो इसको आप समझ गए पल्स फंक्शन का अगर आपको क्या कर सकते हैं फुरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए तो वैसे लिख के दिखा दीजिएगा। नाउ डिटरमाइन द फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा t एंड sin ओमेगा t। अगर cos ओमेगा t एंड sin ओमेगा t का आपका क्या कहते हैं फुरियर ट्रांसफॉर्म लिखने के लिए आता है तो इसका आप बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसको यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है cos ओमेगा t को। तो जिसका एक्सप्रेशन बनता है 1/2 e टू द पावर j ओमेगा t, जो कि पॉजिटिव होता है और बीच में प्लस आएगा, फिर 1/2 e टू द पावर इस बार माइनस j ओमेगा t आएगा। तो ये cos ओमेगा t का यूलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिमिलरली साइन में आप देखते हैं तो साइन और cos में की यूलर रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है कि cos में बीच में देखिए प्लस आता है, बाकी पहले कंपोनेंट के पावर में पॉजिटिव आएगा और दूसरे के पावर के आई मीन से दूसरे के e टू द पावर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा पावर में, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा और बीच में यहाँ माइनस आ जाता है साइन में और कॉस में पॉजिटिव। ये डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा। तो आप यूलर रिप्रेजेंटेशन साइन और कॉस का नहीं भूलेंगे। बाकी आपको याद रखना है कि आपको क्या यूज़ करना है 1/2 e टू द पावर माइनस j ओमेगा t। ये आप याद रखिए, बस बीच में प्लस लगा देंगे तो कॉस का बन जाएगा, फिर इसको दोबारा लिख देंगे, नेगेटिव पावर देंगे तो कॉस का बन जाएगा, बीच में माइनस करके फिर वही लिख देंगे तो साइन का बन जाएगा। अब इसको कैसे करना है तो इस पर हम ध्यान देंगे कि इसको कैसे करना है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि साइन का जो फॉर्मूला है इसमें ऑब्वियसली इसके नीचे देखिए अब j इंट्रोड्यूस्ड है और यहाँ पे j इंट्रोड्यूस नहीं था यहाँ नीचे, जो कि टू के बगल में जस्ट। तो 1/2j जो साइन में आता है और कॉस में वही 1/2 ही आता है सिर्फ। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों के यूलर रिप्रेजेंटेशन में, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि j को लिखना भूल जाते हैं तो इक्वेशन गलत हो जाता है, तो उसको ध्यान रखिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे एक्चुअली हमारा बनेगा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। तो जैसा कि यहाँ पे e टू द पावर j ओमेगा t हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारा जो जितना टाइम्स हमने ओमेगा c इंट्रोड्यूस किया है ओमेगा c टाइम्स, तो उतना ही हमारा जब हम इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो उतना शिफ्ट हमारे फ्रीक्वेंसी में दिखेगा एट द एस डोमेन साइड। तो ऊपर मैंने आपको बताया था व्हाट यू कैन से दैट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप e टू द पावर माइनस j ओमेगा t इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे तो उसी हिसाब से माइनस ओमेगा c का शिफ्ट यहाँ पे आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपने माइनस ओमेगा का शिफ्ट लिया था तो यहाँ पे वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस मिलके वो प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि डेल्टा के टर्म्स में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेल्टा का फुरियर ट्रांसफॉर्म 1 के बराबर होता है। तो डेल्टा का यानी कि डेल्टा का फुरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो 1 के बराबर आता है। तो दैट्स वाई अगर आप इसका क्या कर सकते हैं इन्वर्स फुरियर करेंगे 1 का, यानी कि कांस्टेंट का अगर आप करते हैं तो वो भी आपको क्या देगा, एक डेल्टा फंक्शन देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा फंक्शन का यूज़ किया गया है जिससे इसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे इसके साइन वाले फॉर्मूले को याद कर सकते हैं एंड कॉस वाले फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पर प्रॉब्लम, यानी कि इस टाइप के प्रॉब्लम सीक्यूटिव में पूछे गए हैं तो मैंने उनको एक ले लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पूछ रहा है इस वेव का। तो पहले आपको इस वेव को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये किस तरह का वेव है, ये एक साइन वेव है, बट यहाँ पे जो इसका फुल साइकिल है वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि हाफ साइकिल के लिए डिफाइंड है। कब से कब तक डिफाइंड है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन, इट इज अ साइन फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर t इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, यानी कि 0 से पाई तक के लिए डिफाइंड है, बाकी उसके लिए क्या है, नल है, यानी कि 0 है। और इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई, टाइम इज 2 पाई, इट इज फ्रॉम दैट टाइम ड्यूरेशन इट इज डिफाइंड फॉर 0 to पाई ओनली। तो हाफ ड्यूरेशन का डिफाइंड है, इसका पूरा जो फुल टाइम पीरियड है वो 2 पाई के बराबर है, यहाँ मैंने सब मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली आप इसका
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं विच इज़ 2 पाई ओमेगा, जैसा कि आप जानते हैं 2 पाई ओमेगा होता है, सॉरी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, न्यू माने एफ को क्या लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं, तो एफ को 1/t यहाँ पे लिखा है। तो सिमिलरली 2 पाई हमने पुट कर दिया, टाइम पीरियड हमें दिया था उसको भी हमने 2 पाई पुट कर दिया, तो हमारा ओमेगा नॉट क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। हमने यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया, यानी कि पाई से 2 पाई पे 0 है एंड 0 से पाई पे वो एक साइन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द साइन फंक्शन। मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, ये रहा मैग्नीट्यूड, उसी को ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है, बहुत बेसिक है। इस आपको क्वेश्चन एक पूछ लिया जाते हैं, तो मैंने एक प्रॉब्लम ले लिया है दिखाने के लिए। सिमिलरली हमें उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गया, हमें क्या कहते हैं कि इसका फंक्शन कैसे डिफाइंड है वो मिल गया। अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे होता है। तो हमने ऊपर आपको दिखाया था लिस्ट में, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन कैसे होता है। यहाँ पे ए नॉट कंपोनेंट आता है, ए एन कंपोनेंट आता है एंड बी एन कंपोनेंट आता है। तो इन तीनों कंपोनेंट को आप इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मुला मैंने मेंशन किया, आप देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन जो आपने ऊपर प्रूफ किया था दैट वाज ए साइन टी, आप उसको एफ टी की जगह पुट करेंगे और बाकी आप इसके ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू एंड बी एन की वैल्यू तीनों आप निकाल लेंगे। फिर उसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको एक जनरल फॉर्म मिल जाएगा इक्वेशन का, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बोलेंगे। तो सिमिलरली हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक ऐसा जनरल एक्सपेंशन मिलेगा। तो मैंने यहाँ इसका सॉल्यूशन तो अटैच कर दिया है, हालांकि अगर मैं आपको सभी एक स्टेप को मैं बारीकी से तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि और लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको एक एक करके स्टेप्स दिखा देता हूँ इसका। तो सिमिलरली हम ए एन निकालने के लिए यहाँ पे उसका फॉर्मुला लिख लिया है और एफ टी की जगह हमने अपना ए साइन टी जो कि हमने फंक्शन लिया था वो हमने डाल दिया है, और वो किस टाइम पीरियड के डिफाइंड था 0 to पाई के डिफाइंड था, ये भी लिमिट हमने ले लिया यहाँ पे। और बाकी सब चीज़ें जैसे कि टाइम पीरियड जो कि 2 पाई था वो भी हमने ले लिया और वो कट के क्या आ गया है 1 पाई आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइटेड है। तो सिमिलरली जो हमारा मैग्नीट्यूड है ए वो बाहर आ जाता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमारा साइन टी एंड कॉस एन टी डी टी का फॉर्मुला बनेगा, जिसको हमने यहाँ ले लिया है। तो साइन ए इंटू साइन बी का, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मुला लगा सकते हैं। फॉर्मुला लगाने के बाद आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मुला मिलेगा। तो उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा ये कॉस में बदल जाता है एंड सिमिलरली हम इसको सिंप्लाई करते चले जाते हैं तो हमको एक एक्सपेंशन मिलता है ये वाला। अगर आप इसको पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर सिंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको एक जगह लाके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सभी क्या कह सकते हैं ए एन को, सिमिलरली आप बी एन को भी निकाल लीजिए और उसको भी एक इक्वेशन तक लाके छोड़ दीजिए एंड सिमिलरली आप फिर बाद में उन्हें कंबाइन करके आप अपने इक्वेशन को, अब जो अपने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल ली है उसको इसमें लाके पुट कर दीजिए और इस फॉर्म में आप समेशन के फॉर्म में इस इक्वेशन को दिखा सकते हैं। तो उस समय आपका कंसिडर कर लिया जाएगा, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो इतना भी अगर आप कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा अच्छा खासा। सिमिलरली प्रॉब्लम 2 मैंने लिया है, तो प्रॉब्लम 2 में आप देखिए कि यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म वेव दिया गया है हमें, तो जिसका हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि इस फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाए और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। तो जैसा कि जनरल फॉर्म होता है किसी भी एक ट्रायंगुलर इक्वेशन का, आई मीन ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का, दैट इज़ व्हाट यू कैन से मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड अपॉन यहाँ पे जो फंक्शन लिया है वो एक रैम फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो रैम का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है जो कि 0 से पाई तक डिफाइंड है और पाई से 2 पाई तक वो डिफाइंड नहीं है, और इसका जो टाइम पीरियड बनेगा वो 2 पाई तक होगा। सिमिलरली इसका फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए एंड अगेन यू हैव द फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, और उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं। इन कंपोनेंट्स को आप इंटीग्रेट करके निकालिए, फिर उसकी वैल्यू को इस कंपोनेंट्स की जगह पुट कर दीजिए और समेशन के फॉर्म में आप उसको इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसका सॉल्यूशन अटैच्ड है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो इसका एक्सपेंशन लास्ट में आया है तो वो ये वाला है, ये पूरा टर्म इसका एक्सपेंशन है। सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऊपर मैंने आपको बताया है एंड उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर दिया है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। सिमिलरली लिनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने ऊपर बताया आपको, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कंजुगेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, कंजुगेशन प्रॉपर्टी ये कहता है इफ़ यू टेक द डिफरेंशिएशन विद टाइम, क्या कहता है पहले बताता हूँ। इफ़ यू टेक द डिफरेंशिएशन एट द टाइम डोमेन यू गेट द जी ओमेगा कंपोनेंट मल्टीप्लाइड, यानी कि जितने बार आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम डोमेन को उतने बार आपको जी ओमेगा कंपोनेंट आपके एक्स ऑफ जी ओमेगा के साथ इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि फेज डोमेन में आपको जी ओमेगा के साथ उतने बार मल्टीप्लिकेशन दिखेगा। और कंजुगेशन में क्या है कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं, अगर आप किसी भी फंक्शन का कंजुगेट लेते हैं और उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है यानी कि जी ओमेगा पार्ट, उसके सामने एक नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी कि कंजुगेट हो जाता है उसका। सिमिलरली डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माइनस जे से माइनस जे टी से एट टाइम डोमेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन जब उसको आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको डी एक्स ऑफ जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा मिलेगा। हालांकि इस सब का क्या कह सकते हैं कि प्रूविंग होता है एक तरीके से, जैसे कि कुछ इसमें से हैं जिनका प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे टाइम कन्वोल्यूशन का है, पार्सेवल्स थ्योरम है, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन सब का जो क्या कह सकते हैं कि थ्योरम का प्रूविंग होती है उस पर भी क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे टाइम स्केलिंग सबसे सिंपल है, अगर आप ए टाइम्स टी करते हैं एट द टाइम डोमेन यू विल गेट 1 अपॉन मॉड ए एक्स ऑफ जे ओमेगा अपॉन ए। जितने टाइम्स आप टाइम को स्केल करेंगे उतने टाइम्स आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ 1 अपॉन ए का आपको मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा एट द साइड ऑफ टाइम डोमेन और एस डोमेन।
तो इन सब में से जो इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस होते हैं जो कि रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। अगर आपका क्या कहते हैं कि सिटी में भी आपके प्रोफेसर लोग उस पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि प्रूफ करके बताइए कि व्हाट इज पार्सेवल्स थ्योरम। तो उतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे ओवरऑल आपको प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला दिखा दिए हैं। अब आइए देखते हैं व्हाट इज डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज से क्या समझ रहे हैं कि फूरियर सीरीज जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर, उसके 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, वो हमने कंटिन्यूस टाइम पे अप्लाई कर रहा था अभी तक। अभी हम उसे डिस्क्रीट टाइम पे अप्लाई करेंगे, यानी कि जो कि टाइम के साथ कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि एफ ऑफ टी जो कि कंटिन्यूस था टाइम के साथ, अब वो क्या कह सकते हैं कि डिस्क्रीट टाइम पे होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन विथ पीरियड एन, the x of n is equal to x of n plus n for all n. The DTFS is defined as the following pair of equations such as x of n यहाँ पे defined है summation of ck to the power j k omega naught n, where omega n is given by 2 pi upon n. Similarly आप यहाँ पे जो ck देख रहे हैं उसको कहते हैं फूरियर कोफिशिएंट, एंड e to the power j k omega n क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। यानी कि अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फूरियर सीरीज की फॉर्म में, तो उसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक उसका ck एंड एक कंपोनेंट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से हम एक डिस्क्रीट टाइम को फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में शो करते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को फूरियर सीरीज में एक्सपेंड करके शो करते हैं। सिमिलरली इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज DTFS, पीरियोडिसिटी इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि पीरियोडिसिटी यानी कि कितने टाइम बाद वो पर्टिकुलर फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा, उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। आइदर इट इज़ इन टाइम और इट इज़ इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर आप उसके राइट साइड एक्स ऑफ एन लेते हैं, लेट्स एक्स ऑफ एन लेते हैं, उसके लेफ्ट साइड सॉरी, जो कि डिस्क्रीट टाइम है, तो उसका जब आप फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आप करेंगे तो वो कुछ आपको समेशन प्लस सी के एंड ई के पावर जी ओमेगा के एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो जो एन है वो एक्चुअली पीरियोडिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर आप एक्स ऑफ एन से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो फूरियर सीरीज के एक्सपेंशन के बाद जो उसमें एन टाइम जो उसकी पीरियड होगी वो उसमें दिखेगी। सिमिलरली लिनियरिटी, जैसा कि हमने टाइम कंटिन्यूस में देखा था, if you take two discrete time functions such as x1 of n multiplied with a coefficient and b coefficient in x2 of n, तो जब आप इनका फूरियर एक्सपेंशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, a ऑफ c1 के, जो कि c1 के क्या है फूरियर कोफिशिएंट है, सिमिलरली b c2 ऑफ k, यानी कि ये टर्म जब आप इस टर्म पे अप्लाई करेंगे तो ये इस टर्म पे अप्लाई होगा, एंड जब आप इस टर्म पे अप्लाई करेंगे तो इस टर्म पे अप्लाई होगा, यानी कि लिनियरिटी प्रॉपर्टीज करते हैं, इनमें कोई स्क्वायर प्रॉपर्टीज नहीं है। टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, टाइम शिफ्टिंग सिमिलरली जैसे हम वहाँ पे टी टाइम्स हमने शिफ्ट किया था, टी नॉट टाइम्स सच एस टी माइनस टी नॉट हमने शिफ्ट किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे एन माइनस एन नॉट टाइम्स से शिफ्ट करेंगे, वहाँ जहाँ पे एन इसकी पीरियोडिसिटी होती है, तो उसका जो फूरियर सीरीज में रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें क्या है, सी के आपका वैसा वैसा ही रहेगा, ई टू द पावर माइनस जे के एंड ओमेगा नॉट भी सेम रहेगा। आप जितने टाइम शिफ्टिंग करेंगे उसका कंपोनेंट आपका एन नॉट ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में अगर आप फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट टाइम शिफ्ट करते हैं, देन यू विल similarly you have to shift the frequency by omega naught by implementation of e to the power j m omega naught n, so we'll get a coefficient that is called ck minus m. Similarly आप यहाँ पे टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अगर आप उसकी x ऑफ माइनस एन के डिफाइन करेंगे तो आपको जो कोफिशिएंट बनेगा, यानी कि सी टू द पावर माइनस, जो यहाँ पे कोफिशिएंट बनेगा आपका सी के, वो माइनस साइन के साथ इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो सी के मैं बार बार बता रहा हूँ वो कुछ नहीं बल्कि ये है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। Similarly, conjugation property, if you take the conjugate at the discrete time, you will get the conjugate at the Fourier series expansion. Symmetricity, if the magnitude and the phase are same, then you can say that the signal are symmetric in nature. Convolution property, the asterisk sign जो है यहाँ पे, अगर आप कोई भी दो फंक्शन जो कि डिस्क्रीट टाइम के फंक्शंस हैं, जैसे एक्स ऑफ एन है, उसका कन्वोल्यूशन लेते हैं, जो कि एस्टेरिक साइन कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को कन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, एस्टेरिक साइन। तो x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n दोनों का अगर हम कन्वोल्यूशन लेते हैं तो हमें जो फंक्शन मिलेगी, हमें जो फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन मिलेगा, उसमें हम देख सकते हैं कि c1 के एंड c2 के का जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड बाय मल्टीप्लिकेशन विद टाइम, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई किया हमने, सिमिलरली उसी प्रकार हमें मल्टीप्लिकेशन मिलेगा फॉर लेट्स से टी टाइम। यहाँ पे जो ये एल बन गया है, ये एक्चुअली एल नहीं है, यहाँ पे टी है, तो ये टी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम दो क्या कह सकते हैं कि दो डिस्क्रीट टाइम फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, देन देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन इन टाइम एट द डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। अब आइए देखते हैं कि डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। सीरीज हमने देख लिया, सीरीज से कुछ प्रॉपर्टीज देख लिया हमने।
हालांकि सीरीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपने देखे हैं यहाँ पे वो ज़्यादा अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको जानकारी के लिए देखना है तो आप देख सकते हैं इन्हें। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल यूज टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स वेदर दे आर पीरियोडिक और अपीरियोडिक। Unlike the discrete time Fourier series, which are applicable to only periodic signals and produce a discrete set of frequencies coefficients, and discrete time Fourier transform provides a continuous frequency spectrum of discrete time signal action। यानी कि जो जिस तरीके से हमने ऊपर देखा कि जो फोरियर सीरीज होता है वो एक पीरियोडिक सिग्नल पे ही एप्लीकेबल होता है, जो कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, यानी कि उसके जो स्पेक्ट्रम होती है वो एक नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। बट जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है विच गिव्स अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर कंटिन्यूस फंक्शन एज वेल एज, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन और नॉन पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। उस केस में वो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। और वहीं फोरियर सीरीज क्या ओनली एप्लीकेबल फॉर पीरियोडिक फंक्शंस एंड इट गिव्स डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट पैटर्न्स। तो यही इसमें कह रहा है। ये आप उसकी फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म के मैंने मेंशन कर दिया है। एक्स ऑफ एन इज रिप्रेजेंटेड बाई 1/2 पाई रिप्रेजेंटिंग लिमिट फ्रॉम -पाई टू पाई। एक्स ऑफ e टू पावर j ओमेगा एन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन का मल्टीप्लिकेशन है एंड डी ओमेगा। द रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ एन फ्रॉम इट्स फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, द इंटीग्रेशन इज ओवरहेड फ्रॉम -पाई टू +पाई बिकॉज ऑफ एक्स ऑफ e टू पावर j ओमेगा इज पीरियोडिक। DTFT कॉम्प्लेक्स वैल्यू, और यहाँ पे जो एक आप कंपोनेंट देख रहे हैं एक्स टू द पावर e j ओमेगा, ये है कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वेरिएबल विद कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ओमेगा। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट होता है एक्स टू द पावर e j ओमेगा। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एज अ समेशन, यानी कि इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो हम समेशन के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ एन फंक्शन, यानी कि डिस्क्रीट टाइम फंक्शन के टर्म्स में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको इसको मेनली कंसिडर करके चलना है। इसी को अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इन्वर्स बन जाएगा एक तरीके से, उसी इन्वर्स का ये फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसको ज़्यादा समझाने के पीछे कोई बड़ा कुछ लॉजिक नहीं है या फिर कोई कारण नहीं है इसको समझने का। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, यही सबसे बेस्ट रहेगा। अब आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो सिमिलर तरीके से जैसे ऊपर बाकी सब तरीके के प्रॉपर्टीज़ थे वैसे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, सच एज पार्सिवल्स थ्योरम। पार्सिवल्स थ्योरम क्या करता है एक्चुअली, इट डिफाइंस द पावर ऑफ एनी सिस्टम, दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट ऑफ एक्स एन टू द पावर स्क्वायर एंड इट इज डिफाइंड फॉर -पाई टू द पाई 1/2 पाई एंड एक्स ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा। लीनियरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप फंक्शन को इस पे अप्लाई करते हैं प्लस इस पे अप्लाई करते हैं तो लीनियरिटी फंक्शन ये कहता है कि फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों में बराबर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप एंड नॉट टाइम शिफ्ट करते हैं डिस्क्रीट क्या कह सकते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, then you will get a component of e to the power -j omega and not at the frequency domain side। Similarly frequency shift करने के लिए अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं e to the power j omega naught, यहाँ पे omega naught डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी चेंज हमें चाहिए, then after Fourier transform we will get a sufficient frequency shifting at the right hand side। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन लेते हैं तो उन दोनों के एस डोमेन यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। पार्सिवल्स मैंने आपको बता दिया एंड सिमेट्रिसिटी मैंने आपको ऊपर बताया था, दैट इफ द फंक्शन एक्स ऑफ e टू द पावर -j ओमेगा अगर आप पुट करते हैं और वो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में होता है, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन। इफ x इज डिफाइंड फॉर e टू द पावर -j ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर -j ओमेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। अब आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। लगता है मैंने इसको 2 बार ले लिया, एक्चुअली यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज नहीं आ पाए थे तो मैंने यहाँ पे दोबारा उसको लिख लिया एक बार। कंजुगेशन प्रॉपर्टी आप देखिए यहाँ पे नीचे, इफ यू टेक द कंजुगेट एट द डिस्क्रीट टाइम यू विल गेट द माइनस फ्रीक्वेंसी एट द फ्रीक्वेंसी साइड, यानी कि अगर आप एक्स ऑफ स्टार यानी कि आप उसका कंजुगेट लेते हैं तो आपको जो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा एट द फ्रीक्वेंसी साइड वो -ओमेगा के लिए मिलेगा। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा आप देखते हैं, अगर आप कंजुगेट ऑफ -n लेते हैं तो आपको सिमिलरली कंजुगेट ऑफ ओमेगा मिलेगा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आप देख सकते हैं, ये सब ज़्यादातर पूछते नहीं है, मॉड्यूलेशन नहीं पूछा जाता है। बेसिकली आपको लिनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, टाइम कन्वोल्यूशन, ये सब मेजरली पूछे जाते हैं। पार्सिवल्स आपको आता है कई बार डिराइव करने के लिए, इसका मेजर डेरिवेशन होगा, आप उसको देख लीजिएगा जरूर, बाकी मैंने समझाई दिया है। अब वही देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, DTFT वर्सेस DTFS में। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एप्लीकेबल टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो ऑब्वियसली डिस्क्रीट टाइम पे अप्लाई होगा, वेयर इट इज एप्लीकेबल बोथ ऑन पीरियोडिक फंक्शंस एज वेल एज अपीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, यानी कि पीरियोडिक और पीरियोडिक दोनों पे अप्लाई होता है। क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और इससे जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूअस होता है इन नेचर, आइदर इट कैन बी स्क्वायर वेव और समथिंग sinusoidal form, whereas discrete time Fourier series applies to only periodic discrete time signals and produce a finite set of discrete coefficient
ओवर वन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज जो था वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पीरियोडिक सिग्नल पर अप्लाई होगा और उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट पैटर्न शो करता है। तो ये एक्चुअली डिफरेंस था। अब लास्ट में क्या आ गया टॉपिक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इसको जानते रहेंगे तो सही है, क्योंकि इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाइक्विस्ट-शेनन सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है? बेसिकली नाइक्विस्ट-शेनन सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है, आइए देखते हैं। शेनन सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज नाइक्विस्ट-शेनन सैम्पलिंग थ्योरम स्टेट्स दैट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ FM can be perfectly reconstructed from its discrete sample, that is xn of ts into sampling frequency fs is equal to 1 upon ts. Satisfy that जो frequency sampling frequency है fs should be greater than equal to 2 times the maximum frequency of the signal. तो बेसिकली यही है उसका फॉर्मूला, जो बेसिक उसका जो कहना है नाइक्विस्ट-शेनन सैम्पलिंग थ्योरम का, वो ये कहना है कि जो हम मान लीजिए कि एक एनालॉग इनपुट लेते हैं, इस मैसेज सिग्नल को लेते हैं। हालांकि ये थर्ड सेमेस्टर में जो आप पढ़ेंगे एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, तो उसमें इस टॉपिक को बढ़िया से बताया गया है। यहाँ पे उसका छोटा मोटा पार्ट है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। सच एज यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग इनपुट सिग्नल है, जो कि यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल है जो कि साइनसॉइडल इन नेचर है। आप एक साइनसॉइडल मैसेज लेते हैं, ठीक है, यानी कि कोई डाटा आपको ट्रांसफर करना है, तो उसको अगर आप एनालॉग के टर्म्स में देखेंगे तो उसको सैम्पलिंग किया जाता है, और वो सैम्पलिंग करने के लिए आपको एक पल्स जनरेटर के थ्रू एक पल्स ट्रेन प्रोड्यूस की जाती है, जो कि सिंपल पल्स ट्रेन प्रोड्यूस करता है कॉन्स्टेंट लेंथ का एंड मल्टीपल व्हाट यू कैन से मीन्स कंटिन्यूस ट्रेन सिग्नल प्रोड्यूस करता है, मतलब मल्टीपल पल्सेस होते हैं उसमें जो कि कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे जनरेट होते रहते हैं, और जिसको क्या कहते हैं, जिसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, यानी कि एफएस। तो एक पल्स ट्रेन जनरेट करेगा, पल्स ट्रेन सैम्पलिंग पल्सेस जनरेट करेगा जो कि एफएस फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जिनके बीच का टाइम इंटरवल को क्या कहा जाता है, 1 अपॉन एफएस, या कह सकते हैं कि टीएस, यानी कि इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको आप टीएस बोलते हैं, यानी कि सैम्पलिंग टाइम या टाइम बिटवीन द सैंपल्स। सिमिलरली हम यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं, यानी मल्टीपल, हमने देखिए यहाँ पे मल्टीपल पल्सेस लिए, मल्टीपल सैंपल लिए, तो हर एक पॉइंट पे ये सिग्नल के साथ कह सकते हैं कि सिग्नल के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक सैंपल आउटपुट देगा, और उस सैंपल आउटपुट का फॉर्म जो होगा एक इम्पल्स सिग्नल के फॉर्म में होगा, कुछ इस तरीके से। जैसे कि सिग्नल था ऐसे, तो ये जो पल्सेस हैं अपने आप को उसके तरह अलाइन कर लेंगे और एक कंटिन्यूस पैटर्न फॉर्म कर लेंगे। तो यानी कि आपका सिग्नल जो है जब रिकंस्ट्रक्ट होगा तो उसके लिए जो बेसिक ज़रूरत क्या कह सकते हैं कि पहले तो आपने मॉड्यूलेशन के लिए इस सिग्नल को पल्स ट्रेन के थ्रू पास किया और आपको एक सैंपल आउटपुट मिल गया। अब इसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि जो आपके सैंपल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से, इसके बीच के मैसेज गायब है, तो इसको हमको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जब रिसीवर एंड पे। तो हमें कहा गया है कि बाय शेनन सैम्पलिंग थ्योरम हमें ये कहा गया है कि फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डिस्क्रीट सैंपल्स, यानी कि सैंपल सिग्नल का आपको दोबारा मैसेज निकालना है, सैंपल सिग्नल से दोबारा एनालॉग मैसेज जो आपने डाला था उसमें, उसको आपको वापस निकालने के लिए आपको जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है एफएस, विच उसको बड़ा होना पड़ेगा 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपका मैसेज सिग्नल का था उसके दोगुना होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बिना एलाइसिंग, यानी कि बिना सिग्नल लॉस किए उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होता है, जो पल्स का सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होता है, वो सिग्नल के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स से बराबर या अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सैंपल सिग्नल है उसका आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको आएगा तो ये सिग्नल का आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में। अगर आप ये इक्वेशन लिखते हैं तो आप जानिए कि आपका एक तरीके से इंप्रेशन बढ़ेगा कि आपको आता है सिग्नल रिप्रेजेंट करना, जो कि सैंपल आउटपुट होता है नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम में। तो इसलिए मैंने इक्वेशन को यहाँ लिखवा दिया, आप चाहे तो इसको नोटिस कर लीजिए या नोट कर लीजिए, कहीं देख लीजिए ध्यान से। इसी में कॉन्सेप्ट और पूछ लिया जाता है कि शेनन, तो मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय नाइक्विस्ट-शेनन सैम्पलिंग थ्योरम, तो आप उसको बता देंगे कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है कि फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सिग्नल डिस्क्रीट सैंपल्स मस्ट बी टेकन सच दैट इट्स सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। नहीं समझ आ रहा तो मेरी बातों को याद रखिए या फिर लिख लीजिए कहीं, मेरे शब्दों को बार बार आप सुनिए। एलाइसिंग क्या होता है? एलाइसिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको एलाइसिंग भी पूछेगा। तो एलाइसिंग आप देख लीजिए, एलाइसिंग इज अ फिनोमेना where different frequencies components of a signal became indistinguishable या allied in a sampled version when the sampling frequency fs is less than the twice of the, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, अगर fs ग्रेटर देन 2fm नहीं हुआ, इसके बराबर या उससे छोटा हो गया तो क्या हो सकता है? अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मैसेज फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया तो आपको किस तरह के पैटर्न्स मिलेंगे? जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसके देख लीजिए आप, कोई मैसेज सिग्नल उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ लिया है। अगर आपका जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, देन यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि आप डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम आप दिख रहे हैं वो एक दूसरे से एकदम क्लोज हैं, यानी कि टच्ड हैं। तो अगर आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप एक हद तक परफेक्ट मैसेज आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। यानी कि जो बैंडविड्थ है सिग्नल का, ये जो बैंडविड्थ है, ये और ये और ये बैंडविड्थ एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं कर रहे हैं, यानी कि परफेक्ट सैम्पलिंग है। अगर आप इनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ओवर सैम्पलिंग वाले सिग्नल्स को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अंडर सैम्पलिंग, जैसे कि नाइक्विस्ट ने कहा था कि इसको ग्रेटर देन एफएस को ग्रेटर देन होना है
2 टाइम्स ऑफ FM, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लेस देन हो गया, मतलब सैम्पलिंग अंडर सैम्पलिंग हो गई, यानी कि सैम्पलिंग बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया, उस पर्टिकुलर मैसेज का हमने सैंपल अच्छे से नहीं ले पाया, यानी कि उसको सैम्पलिंग नहीं कर पाया हमने अच्छे से। तो उस केस में क्या होगा कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेक्ट्रम यहाँ से यहाँ तक है, बट दूसरा वाला भी उसके ऊपर क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पे। तो इतना मैसेज हमारा लॉस हो जाएगा, हर केस में इतना मैसेज हमारा लॉस हो जाएगा, यानी कि अंडर सैम्पलिंग के थ्रू हम मैसेज को इंटरफेयर करा दे रहे हैं और एलाइसिंग हो जा रहा है। एलाइसिंग क्या मैंने बताया था ऊपर ही, एक फिनोमेना होता है वेयर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल इन द सैम्पल्ड वर्जन व्हेन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस इज लेस। अगर वो सैम्पल फ्रीक्वेंसी मैसेज फ्रीक्वेंसी से लेस हो गया तो हम उस मैसेज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा मैसेज क्या है, उनमें डिफरेंस ही नहीं रह पाएगा। इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि उन दोनों में अंतर नहीं है कुछ भी, अब हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो वही इस फिगर में दिखाया हुआ है, जो एरो करके आपको रेड पार्ट दिखा रहा है, वो वही इनडिस्टिंग्विशेबल मैसेजेस हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल मैसेजेस, जो कि आपका रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता दोबारा। तो ऐसे यही होता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इन 3 कंडीशन को जरूर दिखाएं, और आप ये स्टेटमेंट्स भी लिख दीजिए ऊपर, ये क्वेश्चन भी आप दिखा दीजिए और ये स्टेटमेंट भी लिख दीजिए कि एक फिनोमेना होता है जिसमें 2 मैसेज के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर जाते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल लॉस होता है और मैसेज इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। तो इस तरीके से हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। और इस चैप्टर में कुछ एप्लीकेशंस है जो मैंने लास्ट में मेंशन किया है, आप देख लीजिए। जो ये क्या कह सकते हैं कि एलाइसिंग हम कम करते हैं, किस में, टू मेंटेन द साउंड क्वालिटी इन म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स सैम्पलिंग प्रोसेस, और किस काम आता है, एप्लीकेबल टू कन्वर्जन ऑफ एनालॉग टू डिस्क्रीट फॉर्म्स, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स जैसे कि ये हो गया, इसको डिस्क्रीट पैटर्न्स हम फॉर्म कर देते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से डिस्क्रीट पैटर्न्स, यानी कि हम कुछ इस बॉक्सेस टाइप के पैटर्न्स डिस्क्रीट होते हैं जो इस टाइप में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका एप्लीकेशन कहाँ है सैम्पलिंग का, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जो कि आप एनालॉग सिस्टम पढ़ेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, रडार नेविगेशन सिस्टम में यूज होता है, डिजिटल वाटर मार्किंग एंड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एंड सर्वेलेंस सिस्टम। तो इन सब जगह सैम्पलिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे एंटी एलाइजिंग और एलाइजिंग दोनों को एनालिसिस किया जाता है, यानी कि ज़्यादा अगर क्या कह सकते हैं एलाइजिंग होगा मैसेज का, तो वहाँ पे एंटी एलाइजिंग फिल्टर लगता है, उसके थ्रू सैम्पलिंग प्रोसेस को और बेहतर कर दिया जाता है। तो अभी तक की वीडियो में मैंने जो बताया आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। सो कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।